yes, let's start with the new chapter एनपीओ. ये तो ऑलरेडी 12th में हो गया था तुम्हारा, आता तो है अभी, वही करना है. ये हंस रहे हो मतलब मैं उसको क्या समझू? सब्सक्रिप्शन भी अटका हुआ है गाड़ी अभी. अब इतना सब करने के बाद सब्सक्रिप्शन क्या है? कुछ नहीं है. चलो ठीक है. बिफोर स्टार्टिंग अकाउंटिंग फर्स्ट थोड़ा ब्रीफ अप दो ना. तुम लोग को कितना पता है? सब लोग थोड़ा 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 बोलेंगे ना तो भी एक्चुअली सब हो जाएगा. पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, बाद में अपन सब चालू करेंगे. एनपीओ में क्या होता है, क्या है, मतलब क्या क्या सीखा है आप लोगों ने, जरा अब तक मुझे जरा शेयर करो जरा. जोर से बोलने का जरा वॉल्यूम. क्यों नहीं बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न तो अकाउंट से क्यों बनाने का? अगर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, प्रॉफिट एंड लॉस तो छोड़ो. मेरा पहला क्वेश्चन है अकाउंट से क्यों बनाने का उसका? वो तो नॉट फॉर प्रॉफिट है, प्रॉफिट थोड़ी कमा रहे है, तो अकाउंट करने की जरूरत क्या है? चुपचाप समाज सेवा करो, घर पे जाओ. जोर से बोलने का. तो खर्चा होगा तो करना, मैं किधर ना बोला, लेकिन अकाउंटिंग करने का क्या जरूरत है? ऐसे सब मगजमारी. आवाज नहीं आ रहा है. किसको पता होना चाहिए? बताओ ऑर्गेनाइजेशन को. क्यों पता होना चाहिए? एक मिनट, हम लोग एक में, चलो इससे मैं और एक पॉइंट पे आता हूं. बिजनेस का बुक कीपिंग, एक एक चीज का रिकॉर्ड क्यों रखते हैं हम लोग? क्योंकि हमको पता होना चाहिए हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है. क्यों? कल जाके अपने को कुछ बड़ा डिसीजन लेना है, एक्सपेंशन करना है, किधर कोई ब्रांच का, मतलब कुछ जो भी है, कोई डिटेल चाहिए, वो सब अपने को पता होना चाहिए. उसके लिए हम लोग डिटेल अकाउंटिंग करता है. व्हाट अबाउट एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को क्यों इतना क्या पता होना चाहिए उसको? वो तो समाज सेवा कर रहे हैं ना. तो उसका रिकॉर्डिंग का क्या जरूरत है आगे जाके अपने को? मैं वही पॉइंट पे आया. मतलब बिजनेस का अकाउंटिंग अपने को जरूरी है, क्योंकि अपने को लास्ट 2-4 साल का क्या है रिकॉर्ड सब पता होगा, तो आगे का डिसीजन ले पाएंगे. बट इसमें नॉट फॉर प्रॉफिट में क्या है अपने को रिकॉर्ड करना है? पहले तो इधर ही फंस गए. इसका अकाउंटिंग का जरूरत ही नहीं है तो चैप्टर खत्म हो जाएगा. नहीं, जरूरत नहीं है हमको, जान दो. हमको जरूरत नहीं है. पहले नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न पता है ना क्या होता है? जैसे एग्जांपल्स. ये मन में मत बोलो, जोर से बोलो. नाम बोलना. क्या पता है तेरे को? एग्जाम्पल पूछ रहा हूं मैं. नाम बोलो, नाम. एनजीओ बहुत सुना है लेकिन नाम नहीं सुना मैंने आज तक. गए नहीं कभी हम लोग. पता ही नहीं है. समाज सेवा हमको दिमाग में नहीं बैठता है मेरे को. रोटरी क्या क्लब? रोटरी क्लब ऑफ भिवंडी, वेरी गुड. हाँ, वो एक संस्था है जो समाज, मतलब सोशल सर्विस एक्टिविटीज करते रहते हैं. और चलो एक तो आया नाम. जैंट्स ग्रुप, गुरुदेव माता था वो. हाँ पता है, वो भी है. चलो ठीक है. और है, मतलब ऐसे संस्था है, एग्जिस्ट करती है. बस. मतलब अपने को ये भी नहीं पता वो संस्था क्या फर्क पड़ता है अपने को थोड़ी करने का ये सब चीजें. तो अभी जो तुम बोल रहे हो रोटरी क्लब और ये जेंट्स ग्रुप एंड ऑल डेट, तो ये 2-4 नाम, ये तो भिवंडी के, बाकी और भी बॉम्बे में बहुत बड़े बड़े मतलब ऑर्गेनाइजेशंस है हाई लेवल के, जो ये सब एक्टिविटीज करते रहते हैं. तो अभी मेरा पॉइंट वापस उधर ही अटका हुआ है कि ये सब लोगों को अकाउंटिंग का क्या जरूरत है? समाज सेवा करो ना, बराबर है. फाइनल अकाउंट्स बनाने का बात चल रहा है. देखो इधर हेडिंग देखो आप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. वो पैसों का हिसाब किताब के लिए तो खाली कैश बुक भी चलेगा अपने को. एक कैश बुक, तुमको बोल रहे हो पैसों का हिसाब किताब चाहिए ना अपने को, तो कैश बुक में भी काम हो जाएगा अपना. लेकिन ये तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड का बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बात कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स. 2-3 रीजन है.
सबसे पहला ट्रस्ट, ट्रस्ट भरोसा। आज हम लोग बोलते हैं कि एनपीओ है, समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन पीछे ना 50 जन बोलने वाले रहते हैं, ये खाली नाम के साले पैसे ही कमाते हैं अंदर जाके, ऐसा बोलते रहते हैं बहुत जन, हम लोग भी बोलते हैं। तो अगर कोई उंगली उठाएगा कि भाई ये लोग फ्रॉड है और ऐसा कुछ खाली नाम के लिए एनपीओ है, देन ओरली आई कांट एक्सप्लेन देम कि रियली में मैं समाज सेवा के लिए एक्टिविटी कर रहा है। आई वांट सम प्रूफ एंड दिस इज माय प्रूफ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अरे बुक्स में पूरा हिसाब एंड ऑल डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा एम, कैश बुक वगैरह सब पूरा ए टू जेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर बना देगा, कल जाके कोई उंगली उठाएगा ये मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, पूरा साल का जो भी है सब हिसाब किताब इसमें है, तू चेक कर ले, मैं एक भी रुपया कमाया नहीं है, खाली समाज सेवा की है इधर। समझ में आ रहा है पॉइंट? सेकेंड, फॉर गेटिंग डोनेशन, ऐसी संस्थाओं को पता है अलग अलग जगह से डोनेशन लेना पड़ता है या मिलता है। बट आज अगर मैं डोनेशन का बात करूं, सामने वाला मेरे को डोनेशन कब देगा? जब उसको रियली में ट्रस्ट, आज सोच में मेरे को 50,000 किधर डोनेट करना है कोई क्लब को, ऑर्गेनाइजेशन को, तो मैं आंख बंद करके ऐसा, हाँ चल तू एनजीओ है ना ले लेके जा। अरे मैं 10 बार सोचेगा पहले कि ये एनजीओ को ये 50,000 देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मेरा पैसा बराबर यूज होगा कि नहीं, ये सब सोचेगा ना सामने वाला। लेकिन खाली नाम से थोड़ी मेरे को समझ जाएगा हाँ चलो इसको दे देते। तो उसके अगेंस्ट में मैं उससे अपना पूरा 2-3 साल का रिकॉर्ड मंगाएगा, मैं चेक करेगा कि हर एक का पैसा ये कैसे कहां कहां पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या हो रहा है। अगर वो सब मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मिल जाएगा तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ चलो अभी ये मैं ऑर्गेनाइजेशन को 50,000 डोनेट कर सकता हूं। आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? क्योंकि ऐसी संस्थाओं में ना ट्रस्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। मतलब आज बोलने के लिए तो हम लोग बोल देते हैं कि हाँ चलो एनजीओ हम लोग समाज सेवा करते हैं, लेकिन एक्चुअली दूसरे 10 जन को रियल में प्रूफ नहीं होता है कि हम लोग रियली में समाज सेवा कर रहे हैं। तो उसके लिए अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने को बहुत काम आता है। चलो वो सब तो अभी थियोरिटिकल पार्ट है, अभी अकाउंटिंग जरूरी है ये तो समझ गया, करना तो पड़ेगा अकाउंटिंग। तो अभी इसमें अकाउंटिंग में क्या क्या बनाना है, अभी ये हेडिंग से चैप्टर का हेडिंग आपको दिख रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, ये ऑलरेडी आपको पता है बाकी सब चीजें। फाइनल अकाउंट्स में 3 चीजें बनाया जाता है। मतलब मुझे बताओ 12th में अगर आपको याद होगा क्वेश्चन में क्या दिया होता था, क्वेश्चन में क्या दिया होता था? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। What is this receipt and payment account is? What is this receipt and payment account? अभी भी तो सीखा। अरे कैश बुक, समराइज्ड फॉर्म ऑफ कैश बुक, समराइज्ड फॉर्म ऑफ कैश बुक। एक मिनट, खाली कैश बुक में और समराइज्ड फॉर्म ऑफ कैश बुक में क्या फर्क है? अभी ये भी एक पॉइंट है। Receipt and payment account is summarized form of cash book. डिफरेंस क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हर महीने आपका सैलरी पे होगा, तो आप हर महीने इधर लिखोगे बाय सैलरी, बाय रेंट, बाय सैलरी, बाय रेंट, बाय सैलरी, बाय रेंट, ऐसा 12 महीने का सब रहेगा। लेकिन अभी क्वेश्चन में मेरे को है ना एक ही बार दिया होता है बाय सैलरी इतना, इसको बोलते हैं समराइज्ड फॉर्म ऑफ कैश बुक। वो लोग सब जमा करके देते हैं अपने को। अदरवाइज सोचो मतलब कैश बुक तो कितना पूरे साल का तो कितना ट्रांजेक्शन होगा, ऐसा पूरा 2, 3, 4, 5 पेज का कैश बुक होगा वो लोग का, उससे मतलब सम सॉल्व करूं, मतलब सैलरी ढूंढते रहो पहले 12 बार कितनी बार है क्या है, मतलब सब ढूंढते रहो क्या? वो लोग एक साथ दे देते अपने को, इसको बोलते हैं समराइज फॉर्म ऑफ कैश बुक। बाय रेंट तो 12 महीने का नहीं, वो एक ही साथ जमा करके सब दे देंगे, इतना पे हुआ है पूरे साल में, पूरे साल में इतना पे हुआ है, इसको बोलते हैं समराइज फॉर्म ऑफ कैश बुक। तो कहने से रिसिप्ट एंड पेमेंट मतलब अपने को समराइज फॉर्म ऑफ कैश बुक मिल जाएगा,
पूरे साल में किधर किधर से कितना पैसा आया और पूरे साल में किधर किधर अपने पैसा स्पेंड किया है, ये डिटेल मिल जाएगा। पहले किधर से मिलेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट से। अब इससे अपने को फाइनल अकाउंट्स बनाने का है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बोलो फाइनल अकाउंट्स, नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स में क्या बनाते थे हम लोग? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब बनाते थे। अभी क्या बनाएंगे एनपीओ में? तो ट्रेडिंग तो बनाएंगे ही नहीं और बना भी नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते ट्रेडिंग अकाउंट? गुड्स है ही नहीं। इधर हम लोग समाज सेवा मतलब एक्चुअली सर्विसेज का बात कर रहे हैं, एक्चुअली जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, तो इसमें गुड्स है ही नहीं। एंड ट्रेडिंग अकाउंट टोटली डील्स विद गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, ऑल एक्सपेंसेस कनेक्टेड टू गुड्स, मतलब गुड्स का ही तो बात करते हैं और इधर गुड्स का बात है ही नहीं, तो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट कैंसिल, वो नहीं बनाने का है। और क्या बनाने का? पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो बनाएंगे। क्या नहीं? खर्चा है ना, अरे ये ऑर्गेनाइजेशन का भी खर्चा तो होता है, इनकम भी है, पैसा भी आता है, किधर ना किधर से आते रहता है। तो क्या बनाने का? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन प्रॉब्लम क्या बताए? अगर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा तो गांव वाले आके अपने को मारेंगे, सोले तुम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो ना, और तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, मतलब पैसा कमाता है। अरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों बनाते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? टू गेट प्रॉफिट और लॉस। तो ये तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाता रहे तू? लेकिन प्रॉब्लम ये है, मेरा खर्चा तो है, इनकम भी है, तो बताना तो पड़ेगा। तो मैं ना सेम वही बनाएगा, खाली नाम चेंज कर देगा और उसको बोलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है भाई, ये क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें डेबिट साइड क्या होता है? डेबिट साइड क्या होता है? एक्सपेंडिचर। क्रेडिट साइड क्या होता है? मतलब सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पूरे साल में जो जो खर्चा होएगा वो आप इधर रिकॉर्ड करो, पूरे साल में जो जो इनकम होएगा वो आप इधर रिकॉर्ड करो। एंड लास्ट में, अब एक मिनट, क्या जरूरी है? हम लोग बोले प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं है ये तो, लेकिन एक मिनट, अगर प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं है तो इनकम क्यों कलेक्ट कर रहे हैं? ये भी तो एक पॉइंट है। तुम प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं है ना, तो पैसा इनकम कहां से आएगा? क्यों जनरेट करने का इनकम? अरे पर तुम प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं है तो इनकम क्यों ले रहा है? खर्चा, एक मिनट, प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं है इसका मतलब लॉस मेकिंग नहीं होता है। अगर मैं इनकम लिया ही नहीं तो ये सब खर्चा करेगा कौन इतने साल? मैं करेगा तो चलो 1 साल 2 साल, लेकिन लाइफ टाइम कौन करेगा बाद में ये सब खर्चा? अरे फिक्स खर्चा जो लगता है ना, नॉर्मल मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह जो भी लगता है अपने को दुनिया भर का, तो उस तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए इनकम जनरेट करके रखना ही पड़ेगा अपने को, इसके लिए इनकम लेते हैं। और वो इनकम नॉमिनल चार्ज होता है, ऐसा नहीं कि मैं एक्सेस अमाउंट लेगा पब्लिक से, इट विल बी अ नॉमिनल चार्ज जस्ट टू मीट माई एक्सपेंसेस, नथिंग एल्स। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? तो अभी एक मिनट, क्या जरूरी है पूरे साल में एग्जैक्टली जितना इनकम आएगा उतना ही खर्चा होएगा? भले मैं प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं है, बट एकदम एक एक रुपए एकदम जितना इनकम आया उतना ही खर्चा हुआ, एक भी रुपया नहीं बचा, ऐसा हो सकता है क्या? तो मतलब कम ज्यादा हो सकता है। तो इसमें अगर समझो इनकम ज्यादा आया तो इधर तुम्हारा सरप्लस बचेगा, जो अपने लैंग्वेज में नेट प्रॉफिट था, इधर क्या बोलने का? और अगर समझो एक्सपेंस ज्यादा आया तो इधर तुम्हारा डेफिसिट होएगा, पैसा कम पड़ा, जिसको बोलते हैं डेफिसिट। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की जगह इधर क्या यूज करने का? सरप्लस एंड डेफिसिट। बाकी सब वही है। समझ में आ रहा है? और लास्ट पार्ट तो तुम्हारा फेवरेट पार्ट है, एंड दैट इज योर बैलेंस शीट। ये तो अभी अभी सिंगल एंट्री में, फाइनल अकाउंट्स में मस्त सब सीख लिया है, और इसका तो बात ही क्या करो, बैलेंस शीट तो आता है सबको अभी। बैलेंस शीट में इधर लायबिलिटीज होता है, इधर असेट्स होता है। असेट्स सबको पता है, असेट्स में खाली एक ही वर्ड याद रखने का, रिसीवेबल, एंड लायबिलिटीज में एक ही वर्ड याद रखने का, पेबल। बाकी तो अभी ठीक है, पता है सबको, पता है ना?
इधर खाली एक चेंज जो है ना वो चेंज बता देता हूं। इधर बोलो लायबिलिटीज के फर्स्ट लाइन पे क्या लिखेंगे, कैपिटल फंड लिखने का। क्या लिखने का? अभी ये सर कैपिटल तो पता है, ये कैपिटल फंड क्या होता है? अभी कैपिटल तो पता है अपने को, लेकिन ये कैपिटल फंड क्या होता है? अभी समझो अपन सब 30 जन ने मिलके एक मस्त एनजीओ चालू किया। मैं अकेला क्यों करूं? लो सब लोग लो। तो 30 जन मिलके 1 करोड़ रुपया जमा, ज्यादा नहीं, ज्यादा हो जाएगा, बोलने में क्या जाता है, करो ना। 1 करोड़ रुपया जमा किया और कोई तो एनजीओ चालू किया जिसमें मैंने 10 लाख रुपया डाला, किसी ने 1 लाख डाला, किसी ने 2 लाख डाला, किसी ने 5 लाख डाला, ऐसा करके 1 करोड़ रुपया जमा कर लिया और एक एनजीओ चालू किया। कुछ तो एक थॉट लेके कि अपन मस्त समाज सेवा करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। तो वो 1 करोड़ को वो ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल नहीं बोलेगा, कैपिटल फंड बोलेगा। अरे लेकिन डिफरेंस क्या है? मतलब जैसे पार्टनर कैपिटल लाते थे वैसे हम लोग ने डाला, तो उसमें मतलब कैपिटल फंड क्या, कैपिटल ही बोलो ना। नहीं, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फंड। इसका मतलब मैंने वो 10 लाख रुपया डोनेट किया है वो फर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को। मैं वापस ही निकाल सकता है, वापस नहीं निकाल सकते हम लोग को पैसा। अभी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हमने भी वो डोनेट किया है, तुम सब ने मिलके, हम सब ने मिलके 1 करोड़ रुपया डोनेट किया है। अभी वही 1 करोड़ से बाद में वो असेट लेगा वगैरह वगैरह, जो भी ये सब चालू करेगा बाद में, जो भी करना है फिर। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब वो, इसलिए वो कैपिटल फंड बोलते हैं। फंड मतलब इट इज वन टाइप ऑफ डोनेशन कलेक्टेड फ्रॉम समवन टू क्रिएट द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा है? बस दिस ऑल आर द चेंजेस। अभी 12th का ही पहले हम लोग थोड़ा बात करते हैं। रिसिप्ट में मुझे बताओ, इधर रिसिप्ट में जो भी पैसा आया होगा ये 2 कैटेगरी वाला होता है, एक रेवेन्यू आइटम होता है और एक कैपिटल आइटम होता है। जो एक्सपेंडिचर होगा, पेमेंट जो तुमने खर्चा किया होगा, वो भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। रेवेन्यू खर्चा भी हो सकता है, कैपिटल खर्चा भी हो सकता है। अब सर ये रेवेन्यू क्या है और कैपिटल क्या है, पहले वो तो बोलो। रेवेन्यू क्या है और कैपिटल क्या है? जो रिकरिंग है, रिकरिंग जो एवरी ईयर तुमको करना ही पड़ेगा, उसके बिना चॉइस नहीं है। जो बिजनेस चलाने के लिए करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, वो करना ही पड़ेगा तुमको, उसको रेवेन्यू बोलते हैं। और जो एवरी ईयर होता है रिकरिंग, रिकरिंग समझता है? रिकरिंग जैसे सैलरी, उसको बोलेगा एक ही बार पे करेगा, एक साल काम करना पड़ेगा। सर हर महीने देना पड़ेगा ना, तो जा रही हूं मैं अभी। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कहना सर रेवेन्यू आइटम है। मतलब जो तुम्हारा पीएनएल में आता था, पीएनएल में, पीएनएल फाइनल अकाउंट्स में, वो सब रेवेन्यू है, क्योंकि वो हर साल एक्चुअली होते रहते हैं वो सब खर्चा। या इनकम, इनकम भी रेवेन्यू होता है। तो मुझे बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ना, ये इसमें आप लोग क्या दिखाने वाला है? रेवेन्यू आइटम्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इनकम, जो रिकरिंग है, जो एवरी ईयर होने वाला है, वो सब आप कहां पे दिखाओगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाओगे। कहां पे दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और जो कैपिटल आइटम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल इनकम, वो यहां पे दिखेगा। ये सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? मशीन खरीदा, ये एक्सपेंडिचर है, बट उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, क्योंकि वो नॉन रिकरिंग है। रिकरिंग थोड़ी है, बार बार थोड़ी हर साल खरीदते रहेगा मैं। एक बार एसी खरीद लिया तो 5-10 साल आराम हो गया मेरे को। अभी एक बार बेंचेस खरीद लिया तो 5-10 साल आराम हो गया मेरे को। दिस ऑल आर नॉन रिकरिंग आइटम, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये। कौन सा एक्सपेंडिचर है? समझ में आ रहा है क्या? और कैपिटल इनकम भी होता है, जो हम लोग देखेंगे अभी इसमें है ना, ये चैप्टर में एक्चुअली नया वर्ड इनकम वाला है। सब एक्सपेंडिचर तुमको पता है सब। बोलो सैलरी, कौन सा? रेवेन्यू का कैपिटल? रेवेन्यू मतलब कहां पे आएगा? कहां पे आएगा? एक्सपेंडिचर में आएगा। ये समझ में आ रहा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। रेंट ऊपर आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में।
फर्नीचर, वो तो पता ही है सर, असेट में आता है, लेकिन क्यों आता है? क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ में आ रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर और क्या होता है? डेटर वगैरह तो इसमें होगा नहीं। डेटर क्यों नहीं होगा? गुड्स थोड़ी बेच रहे हम लोग, गुड्स होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट भी होगा फिर। और क्या होगा? बिल रिसीवेबल भी नहीं होगा फिर। और होगा क्या इसमें? अभी आते हैं तुम्हारे मेन वर्ड्स पे, सब्सक्रिप्शन एंड ऑल डेट। तो उसके लिए इनकम पार्ट नया है ये लोग का। इनकम, जैसे हमने कहा इनकम, पहले मुझे तो इनकम जनरेट क्यों करना है ये लोग को? प्रॉफिट करने के लिए, कि सामने जो खर्चा है वो फुलफिल करने के लिए, वो एडजस्ट करने के लिए। समझ में आ रहा है? तभी इनकम में क्या क्या इनकम होता है, तो सबसे पहला जो वर्ड जिससे तुम लोग डरते हो वो कुछ नहीं है, सब्सक्रिप्शन। एंड सब्सक्रिप्शन एवरी ईयर पे करना है मेंबर को, हर एक मेंबर को। मतलब पहले एक मिनट, मेंबर होते क्या है? जैसे अभी रोटरी क्लब है, तो रोटरी क्लब बनाया किसी ने, उसने कैपिटल फंड तो डाल दिया, लेकिन बाद में वो कहने से टीम बनाएगा, मेंबर्स को बुलाएगा, आओ तुम लोग भी ज्वाइंट हो जाओ, तुम लोग भी ज्वाइंट हो जाओ। लेकिन ज्वाइंट हो जाओ मतलब फ्री में नहीं, उसके लिए मेंबरशिप पे करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा, एवरी ईयर पे करना पड़ता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन उसको चलाना है ना, और चलाने के लिए खर्चा लगेगा। तो उसके लिए मेंबर्स से वो लोग क्या करेंगे? सब्सक्रिप्शन चार्जेस लेंगे एवरी ईयर। ये समझ में आ रहा है? फिर एक आपने कुछ वर्ड सुना होगा शायद, एंट्रेंस फीस, या जिसको एडमिशन फीस बोलते हैं। ये ना, ये वन टाइम पेमेंट है, एक ही बार भरने का। मतलब जब भी आप मेंबर बनोगे ना, नया नया मेंबर आएगा, नया बकरा कोई आएगा, तो उसको पहले सब्सक्रिप्शन नहीं बोलेंगे, पहले तुम फॉर्म भरो, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, और आपको पहले हमारे क्लब का या हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए यू हैव टू पे द एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस पे करना पड़ेगा पहले। क्या पे करना पड़ेगा? और इसके बाद जो सब्सक्रिप्शन है वो तो पे करना ही है एवरी ईयर, बट एंट्रेंस फीस खाली एक ही साल, अभी ज्वाइंट होने होगा कि पे करना है, बाद में आपको कभी नहीं पे करना है। इट इज वन टाइम पेमेंट, ये याद रखो ताकि अपने को इफेक्ट देने के लिए काम आएगा। एंट्रेंस फीस इज अ वन टाइम पेमेंट। देन उसके बाद एक होता है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस नाम से ही समझ में आता है, लाइफ मेंबरशिप फीस। लमसम अमाउंट एक साथ भर दो, यू विल बिकम द लाइफ टाइम मेंबर ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन। अरे कोई आता है ना बड़ा आदमी, ये क्या हर साल भरने का है चिल्लर चिल्लर अमाउंट, मुझे एक साथ बोल दो, मैं तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ टाइम का मेंबर बन जाएगा। तो मैंने उसको एक साथ बोल दिया, चल इतना भर दे, यू विल बिकम द लाइफ टाइम मेंबर, अभी तेरे को हर साल सब्सक्रिप्शन पे करने का जरूरत नहीं है। तो बोलो ये क्या होगा? वन टाइम है। समझ में आ रहा है? उसके बाद एक डोनेशन करके आता है, हर साल अपने को कहीं ना कहीं से डोनेशन आता है ना। अभी डोनेशन का ना बहुत बड़ा स्टोरी है, अभी खाली शॉर्ट में बता रहा हूं। डोनेशन दो टाइप का होता है, एक जनरल डोनेशन होता है और एक स्पेसिफिक डोनेशन होता है। जनरल डोनेशन मतलब कोई आया 10,000 दे के गया, तेरे को तुमको जिधर यूज करना है करो, तो वो पैसा मैं किधर भी यूज कर सकता है। और ऐसा डोनेशन अपने को हर साल कहीं ना कहीं से आते रहता है, दिस इज रेगुलर इनकम, इसको हम लोग इनकम में लिखेंगे, क्योंकि उसको सामने कोई भी एक्सपेंडिचर के सामने हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, उसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन कोई आदमी आया और बोला ये पैसा इधर ही यूज करना और किधर भी यूज मत करना, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। एंड दिस स्पेसिफिक डोनेशन आर माई लायबिलिटी, जब तक मैं वो काम के लिए वो पैसा यूज नहीं करता है। जैसे कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, तो टूर्नामेंट फंड आ गया, किसी ने 50,000 रुपया दिया, लो, लेकिन ये पैसा खाली वो टूर्नामेंट के लिए ही यूज होना चाहिए। तो जब तक वो टूर्नामेंट के लिए यूज नहीं करता है, तब तक वो पैसा मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है। कोई मेरे को बोला वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, उसमें उसके लिए किसी ने मेरे को 20,000 दिया, स्पॉन्सरशिप देते हैं बहुत जन, तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड हो गया, फंड मिला ना, फंड, वो मेरा लायबिलिटी है जब तक वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं अमाउंट यूज नहीं करता है, बाकी वो सब में देखेंगे डिटेल में। तो अभी फिलहाल बोलो जनरल डोनेशन होगा वो कहां पे लिखना है? इनकम में। स्पेसिफिक डोनेशन होगा वो कहां पे लिखना है? लायबिलिटीज में। ये समझ में आ रहा है?
बाकी और डिटेल में हम लोग सब में बात करेंगे। और कोई वर्ड याद आ रहा है? एक लीगेसीज होता है, लेकिन इसके पहले और एक होता है गवर्नमेंट ग्रांट्स। ये वर्ड सुना है क्या कभी? कुछ नहीं है, सेम एज डोनेशन। गवर्नमेंट भी कुछ कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन देता है इफ रिक्वायर्ड। फ्रेंड ने डोनेशन दिया तो उसको हम लोग खाली डोनेशन बोलते हैं, गवर्नमेंट ने डोनेशन दिया तो हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो उसका भी दो पार्ट होएगा। जनरल डोनेशन दिया है तो किधर भी यूज करो, स्पेसिफिक दिया है तो वही काम के लिए यूज करो। जनरल होगा तो इनकम, स्पेसिफिक होगा तो लायबिलिटीज। ये सब मैं रिकैप कर रहा हूं जो 12th में पढ़ा है ना, थोड़ा थोड़ा ऐसा मैं याद करा रहा हूं, ऐसा कुछ शायद किया होगा ऐसा। और अगर कुछ नहीं बोला, खाली डोनेशन दिया तो जनरल। अगर कुछ स्पेसिफिक होगा तो बोलो ना, मेरे को थोड़ी पता है किसके लिए दिया है। तो कुछ नहीं बोला तो क्या मानने का? जनरल डोनेशन इनकम में डाल देने का। कुछ बोला होगा तो सोचेंगे बाद में। समझ में आ रहा है? एंड और एक लास्ट एक बचा है लीगेसीज। क्या होता है पता है किसी को? लीगेसीज किसी को याद है? लीगेसीज क्यों एनपीओ में आया है वर्ड 12th में? ठीक है, हाँ बोल, कुछ याद है? हाँ, किसी के मरने पे अगर उसके वसीयत के हिसाब से अगर उसमें लिख के गया हो कि मेरे मरने के बाद 2 लाख रुपया ये ट्रस्ट को मतलब वो डोनेट कर देना। ऐसा होता है ना, मरने के बाद ऐसे बहुत जन लिख के जाते हैं कि ये प्रॉपर्टी ये नाम कर देना। तो अगर वो लिख के गया है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन को 2 लाख रुपया इसको दे के जाना, और इसलिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को 2 लाख रुपया मिल रहा है, तो उसको मैं बोलेगा लीगेसीज। अब तुम डिसाइड करो ये वन टाइम है कि रेगुलर इनकम है। बोले तुम रेगुलर उसको मारेगा तो भी मिलेगा एक ही बार, मतलब क्या होगा ये? वन टाइम होगा। समझा ना? अब ये जो वन टाइम वाला है ना, उसको नॉन रिकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब तुम डिसाइड करो नॉन रिकरिंग आइटम कहां पे आना चाहिए बैलेंस शीट में, कहां पे आना चाहिए। और जो एवरी ईयर वगैरह जो है रेगुलर मिलते रहता है वो कहां पे आएगा? रिकरिंग आइटम इनकम में आएगा। कहां पे आएगा? ठीक है, तो भाई थिंक सो बस ये एक नया पार्ट था, बाकी तो अभी सम करेंगे उसमें हम लोग देख लेंगे क्या क्या है। और किसी को कुछ याद आ रहा है पूछना है? इसमें खाली ना एक क्या था बताया, एंट्रेंस फीस में ना बहुत मगजमारी देते हैं लोग। 50% कैपिटलाइज करो, और तुमने एडजस्टमेंट किया भी है और मजा आता है, क्यों? अपने को आता है ना कि हाँ इधर से माइनस करके इधर ऐड करना है। लेकिन मेरा एक सवाल का आंसर नहीं मिल रहा है, अगर वो वन टाइम है तो डायरेक्ट कैपिटल बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिखाते ऐसा? 50% इधर ना 50% इधर, ऐसे क्यों करते हैं? ये 12th में तो कभी सोचा भी नहीं हमने। वो टीचर ने सिखाया था 50% कैपिटलाइज करने को आया ना, तो इधर से माइनस करना और उधर दिखा देना तो अपना टैली होता है। बट अगर वो वन टाइम है तो इनकम में क्यों आएगा 50% भी? पूरा बैलेंस शीट में जाना चाहिए। That differs from organization to organization, that you and we can't decide, मतलब हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते उसके बारे में। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं तो आपको क्लिक होएगा शायद। स्कूल्स एंड कॉलेजेस, चलो स्कूल का एग्जांपल लेता हूं। हर साल 10th का बच्चा निकल जाएगा और नर्सरी का बच्चा एडमिट होएगा। नया बच्चा आएगा ना, तो जब वो नया बच्चा आएगा एडमिशन लेगा, तो पहले आप क्या करोगे? एडमिशन रजिस्ट्रेशन बोलोगे, और उससे क्या लोगे? एडमिशन फीस लोगे। वो बाद में पूरे साल का फीस तो अलग, पहले आप एडमिशन फीस लोगे उससे। ये एक ही साल होगा कि हर साल कंटिन्यू होएगा ऐसा? ये एक ही साल नया बच्चा आएगा, दूसरे साल नया बच्चा आएगा ही नहीं। मतलब 10th का बच्चा खाली हो रहा है, नया बच्चा कोई आ ही नहीं रहा है, ऐसा होगा क्या? तो व्हाट इज द नॉर्मल ट्रेंड? हर साल मतलब वो बच्चा नहीं आएगा, लेकिन दूसरा बच्चा तो आएगा ना। वो बच्चा थोड़ी वापस आएगा। अरे तुम समझ रहे क्या?
तो मतलब एक मिनट, मेरा ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि मेरे को एक ही साल मिल रहा है कि एवरी ईयर मिल रहा है ये अभी। तो फिर अगर एवरी ईयर मिल रहा है तो मेरा वो कहने से कंसेप्ट पूरा चेंज हो जाएगा उसका। बोलने के लिए वन टाइम है, एक मेंबर से एक ही बार लेता है। अरे लेकिन आता तो हर साल है ना नया मेंबर मेरे पास। ऐसा रोटरी क्लब में भी तो होएगा, हर साल कुछ ना कुछ मेंबर ज्वाइंट होते होंगे, तो उसके लिए भी हर साल एंट्रेंस फीस मिलता तो रहेगा उसको। तो वन टाइम कैसे कर सकते हो उसको एग्जैक्टली। हॉस्पिटल का बात करो, चलो स्कूल छोड़ो, इमेजिन हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी है, ये सब एनजीओ में आते हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट के नाम पे आता है हॉस्पिटल, ट्रस्ट लिखा होता है, हिंदुजा, लीलावती, ये सब नाम सुना है क्या? ये सब ट्रस्ट ही है मतलब। तो उसमें क्या होगा एंट्रेंस फीस? अरे एक पेशेंट आएगा तो सबसे पहले उससे फॉर्म भराएंगे और एंट्रेंस फीस लेंगे, एडमिशन फीस लेंगे, बिल बनेगा वो बाद में, लेकिन पहले एंट्रेंस फीस तो लेंगे ना। तो मतलब एक ही साल होगा। अरे हर रोज नया पेशेंट आता है, हर एक से एंट्रेंस फीस लेते रहते हैं हम लोग। समझ रहे हैं क्या? बोलने के लिए वन टाइम दिख रहा है, लेकिन साला मेरे ऑर्गेनाइजेशन को लाइफ टाइम मिलते रहता है, ये हमेशा मिलते रहता है। इसीलिए तुम और मैं डिसाइड नहीं कर सकते इसके बारे में, ये बहुत लफड़े वाला चीज है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि उसका कितना वन टाइम होना चाहिए और कितना रेगुलर है, इसलिए अपने को दिया होता है 50% कैपिटलाइज करो, 40% कैपिटलाइज करो, 60% कैपिटलाइज करो, उतना अपन करते हैं बाद में। क्योंकि देखो हमारे पास है ना थोड़ा रेस्ट्रिक्शन आ जाता है इधर, जब हम लोग अकाउंट्स करते हैं ना, वी आर हैविंग सम रेस्ट्रिक्शन। एक्चुअल उसके बिजनेस में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता है, मुझे खाली ऐसा एक पेज पे जो क्वेश्चन दिया है ना, बस उतना इंफॉर्मेशन है उसके बिजनेस का, बाकी रियली में उसके बिजनेस में क्या हुआ आई डोंट नो एनीथिंग। तो मुझे क्या सॉल्व करना पड़ता है, डिपेंड्स ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन, आई हैव टू सॉल्व द सम। बात समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि एक्चुअली में रियली में एक्चुअली और बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन मेरे को जो कागज के टुकड़े पे यहाँ पे इंफॉर्मेशन है उससे मुझे वो सम सॉल्व करना पड़ता है। एज अकाउंटेंट आई एम हैविंग सम रेस्ट्रिक्शन। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो चलो ये एक था पॉइंट, बाकी तो ठीक है, बाकी सबको आता है अभी। और कोई पॉइंट पे डिस्कशन है? हाँ इसमें है ना, ये चैप्टर में सबसे मेन चीज कहां पे फंसते बताए क्या? इसमें ना प्रीवियस ईयर का भी बहुत कुछ डिटेल दिया होता है, करंट ईयर का भी इंफॉर्मेशन, करंट ईयर का तो वैसे भी होगा इंफॉर्मेशन, एंड नेक्स्ट ईयर का भी कुछ तो इंफॉर्मेशन दिया होता है, ट्रांजेक्शन का नेक्स्ट ईयर का। तो इसमें जिसको ईयर ब्रेकअप करना आ गया ना कि वो इंफॉर्मेशन कौन से साल का है, तो उसको कैसे एडजस्ट करना है, वो सब इसमें सीखना है अपने को। जैसे अगर बेस्ट एग्जांपल दू, आउटस्टैंडिंग, नॉर्मली आप लोग क्या करते हो, फिक्स हो गया था 11 से पढ़ते आ रहे हो, ऐड करना, इसमें लेस भी होता है, अगर किसी को याद होगा तो, आई डोंट नो किया है क्या किसी ने। वो क्यों होता है उसका रीजन भी देगा मैं, लेकिन अगर आपको याद होगा आउटस्टैंडिंग इसमें लेस होगा अभी, अगर प्रीवियस ईयर का होगा तो। करंट ईयर का होगा तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर का हुआ तो क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्यों करेंगे वो भी मैं आपको रीजन समझाएगा, बट लेस करते थे। यही भूल भूलेंगे की वजह से बहुत जन कंफ्यूज होते हैं, अरे एनपीओ में कुछ समझता ही नहीं है, आउटस्टैंडिंग कैसे लेस होता है। अगर तुम मीनिंग समझ के करोगे देन एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो बोलो क्वेश्चन में क्या क्या होने वाला है अभी, क्वेश्चन में क्या होगा? अरे क्वेश्चन में क्या दिया होगा, बोलो। नॉट कंफर्म, इसमें उल्टा भी है, सीए में कभी कभी वो लोग इनकम एक्सपेंडिचर दे देंगे, आपको बोलेंगे आप रिसिप्ट पेमेंट बनाओ, क्या फर्क पड़ता है? अरे एक मिनट, एक अकाउंट तो दिया है ना, जान दो, अभी सब बात करेगा तो ज्यादा हो जाएगा, पहले अपन नॉर्मल बात ही करते हैं। ट्वेल्थ में बोलो, ट्वेल्थ में क्या देते थे, रिसिप्ट पेमेंट, उससे हम लोग क्या क्या बनाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, बस ना। चलो और कुछ है इसमें डिस्कशन के लिए, मतलब है, लेकिन अभी इसमें ये सब ऑलरेडी डिस्कस हो गया अपना, ये सब ठीक है हो गया। कैपिटल फंड भी हो गया, स्पेसिफिक फंड हम लोग बाद में चलो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रेडी है सब लोग?
स्मिथ लाइब्रेरी सोसाइटी showed the following position on 31st March 2021. ये बैलेंस शीट उन्होंने बना के दिया और टैली करके दिया है. पहले बोलो तो ये कौन सा बैलेंस शीट होगा? बोलो ना जरा. ओपनिंग बैलेंस शीट होगा. ओपनिंग बैलेंस शीट उन्होंने बना के दिया है. तो चलो फटाफट टिक मार्किंग कर लेते हैं ना जरा. ये कैपिटल फंड बोलो. कैपिटल फंड liabilities outstanding expense sorry expenses payable मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ही हुआ ना, उसको स्टार मार्क करके छोड़ दो. उसके बारे में थोड़ा लेटर ऑन बात करेंगे. इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स असेट्स, फर्नीचर असेट्स, बुक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज असेट्स, कैश एंड बैंक और कैश इन हैंड भी असेट्स है. लेकिन रुको, ये कौन सा है? लास्ट ईयर का है ना? प्रीवियस ईयर का है ना. अभी अपना सिंगल एंट्री हुआ. सिंगल एंट्री हुआ क्या? किसी को याद है? ये रिसिप्ट एंड, ये देखो नीचे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है. ये रिसिप्ट है और ये पेमेंट है. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में व्हाट इज दिस एनीवन? ये बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब क्या? ओपनिंग बैलेंस. किसका? कैश और. तो आप याद करो कहां पे ट्रांसफर करते हैं ओपनिंग बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड, रिसिप्ट एंड पेमेंट से. अगर मुझे ओपनिंग बैलेंस का सेकेंड इफेक्ट देना है, अभी इतना सम किया हमने, कहां पे देते हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट के. एक मिनट, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट भी वो लोग ने बना के दी है, रिसिप्ट पेमेंट भी वो लोग ने बना के दिया है. तो चेक करो ना. 25,000 इधर भी 25,000 मतलब ऑलरेडी दो इफेक्ट सामने हो गया क्या? जो हम लोग देते थे वो दो इफेक्ट वो लोग नहीं दे दिया है. तो मैं ना इसका इफेक्ट देगा ना इसका इफेक्ट देगा. अभी ये ऑलरेडी वो लोग ने सामने एडजस्ट कर लिया है. मीनिंग समझ रहे हैं? मीनिंग ठीक है. चलो अभी एक मिनट. एंट्रेंस फीस के बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोलेगा. मेरे को अंदर से पता है कि वन टाइम है, और वन टाइम है वो कैपिटल फंड में ऐड होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं करेगा. पता है नीचे कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया हो सकता है. हेलो, व्हाट इज दिस? गर्म हो गया. कब चालू है? बंद हो गया क्या? कौन सा लाइट है? तो ग्रीन लाइट तो चालू होता है. बटन दबा के देख. एक काम करो, तुम्हारे पास है ना सब, देखो ना डायरेक्ट. मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन. चलो सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम. सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड पेपर, रद्दी बेचा, इनकम. हायर ऑफ लेक्चर हॉल, इनकम. ये सब पैसा आया है ना. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इनकम. ये सब पैसा आया है और सब रेगुलर इनकम है, हर साल आते रहेगा ये सब. इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्सपेंडिचर, पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंडिचर, बुक्स परचेज असेट्स. तो एक काम करो, ऊपर देखो तो बुक्स किधर दिख रहा है क्या? बुक्स, उसको यहां पे टिक करो ना. मतलब इसमें देखो वो परचेस ऐड करना पड़ेगा. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड. एक मिनट, करंट ईयर में खाली एक्सपेंसेस पे होता है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन सा पे किया भाई? क्योंकि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे ही नहीं हो सकता है, अदरवाइज तुम आउटस्टैंडिंग नहीं बोलेगा उसको. हेलो. तो अगर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे किया है तो कौन सा ईयर का होगा? और अगर ये प्रीवियस ईयर का होगा तो ओपनिंग बैलेंस शीट में होना चाहिए. एक मिनट देखने दो मेरे को. ये देखो ना, ये रहा एक्सपेंसेस पेएबल. पेएबल का मतलब पता है? आउटस्टैंडिंग था. ये भी कितना था? 7,000. और क्या वो पे हो गया? तो मतलब खत्म हो गया. दो इफेक्ट हो गया उसका. तो इसको भी कैंसिल करने का, इसको भी कैंसिल करने का, इसका इफेक्ट नहीं देगा मैं. ऑलरेडी दो इफेक्ट हो गया. जैसे वो 25,000 का हुआ था वैसे ये भी हो गया ना. समझा क्या? चलो उसके बाद रेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट असेट्स. एक मिनट, ऊपर मैंने देखा था इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज है ना, इसको टिक करो ना, उसमें ऐड करेंगे. और भी खरीदा. सैलरीज एक्सपेंडिचर. एंड व्हाट अबाउट दिस? ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंस है ना. तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट्स में आएगा. कैश इन हैंड और कैश एट बैंक. बोलो ऐसा इफेक्ट याद है क्या सबको? ऐसा
चलो और क्या, बस इतना इतना ही दिया है, बस हो गया. You are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2022 and the balance sheet as on that date after making the following adjustments. Membership subscription included 10,000 received in advance. ये मेंबर्स सब्सक्रिप्शन है ना, 2 लाख दिख रहा है देखो ऊपर, उसमें 10,000 एडवांस है. तो क्या करूं, क्या करेंगे बोलो, लेस करेंगे, लेस. तो इधर लेस का साइन करो और मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन को टिक करो. एंड सेकेंड इफेक्ट डिपेंड्स ऑन रिसीवेबल और पेएबल. अगर रिसीवेबल होगा तो असेट्स में लिखना, पेएबल होगा तो लायबिलिटीज में लिखेंगे. ये समझ में आ रहा है? अब सुनो, ऐसा मैं ना 12th में पढ़ा था. मुझे एक बात बताओ ना, लेस क्यों करना है? प्रीपेड है इसलिए लेस करने का, लेकिन लेस क्यों करने का, लेस करने का क्यों? लेस करने का क्यों? तो that is not the income of current year, that is the income of next year. एंड जो हमने अभी बात किया, ये मैंने ऊपर आपको बताया है, देखो ये इधर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने वाला है. इसमें कहने से हम लोग करंट ईयर का सब एक्सपेंस और इनकम लिखेगा. ये ऑलरेडी पता था आंसर सबको. प्रॉफिट एंड लॉस में भी वही करते हम लोग. अगर मेरे को नेट प्रॉफिट निकालना है, उसमें सोचो मैं 2 साल का एक्सपेंडिचर डाल दिया और सामने बेचारा 1 साल का इनकम रखा और फिर बोलेगा इस बार मेरे को इतना सारा लॉस हुआ. अरे साले, लेकिन तूने 2 साल का खर्चा दिखाया है, इनकम 1 साल का दिखाया है, कैसे कंपेयर कर रहे है तू? तो कंपैरिजन करना है तो उसका लेवल भी तो सेम होना चाहिए ना. इसीलिए हम लोग क्या करता है, करंट ईयर भी नॉर्मली हम लोग अप्रैल टू मार्च ही लेता है. तो 1 अप्रैल से 31 मार्च का एक्सपेंस लेने का, सामने 1 अप्रैल से 31 मार्च का इनकम लेने का, एंड फिर कंपेयर करके हम लोग बोलेंगे ना इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ. समझ रहे क्या? बट अभी अगर ये सब्सक्रिप्शन में 2 लाख जो मिला है, उसमें वो बोलता है 10,000 मुझे एडवांस मिला है विच बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर. तो बोलो नेक्स्ट ईयर का भी इनकम अगर मैंने इसमें दिखा दिया और फिर मैं बोलेगा इतना सरप्लस हुआ या इतना डेफिसिट हुआ, राइट है क्या? इसलिए उसमें से लेस करते हैं. मैं एकदम अंदर जा रहा है चैप्टर के, धीरे धीरे जा रहा है, एक साथ जाएगा तो हैवी हो जाएगा. बट धीरे धीरे एक एक पॉइंट जो ऑलरेडी तुम लोग करते थे ना, वो क्यों करते थे उसका रीजन फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग अभी. क्यों लेस कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब तक ये रीजन क्लियर नहीं होगा, आगे के सम्स नहीं कर पाओगे. समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? चलो लेस करने को समझ गया, इफेक्ट भी आ जाएगा. एंड 75% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज. मैंने पहले ही कहा, मुझे वो लोग के बिजनेस में रियल में क्या हो रहा है वो नहीं पता है. नॉर्मली मेरे हिसाब से एंट्रेंस फीस 1 टाइम था और वो एड टू कैपिटल फंड होना चाहिए पूरा. लेकिन अभी मुझे बताओ, अगर क्लियर कट वो लोग बोल रहे हैं कि 75% ही कैपिटलाइज करो, तो मैं अपना मनमानी कर सकता है. और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो लोग गलत है, वो लोग राइट ही होंगे, क्योंकि वो लोग के बिजनेस में, जैसे मैंने स्कूल का एग्जांपल लिया, हॉस्पिटल का एग्जांपल लिया, ऐसा रिकरिंग भी हो सकता है ना. समझ में आ रहा है क्या? तो रियली में कितना रिकरिंग है, कितना नॉन रिकरिंग है, वो लोग को ही पता है. तो वो लोग ने इंफॉर्मेशन दिया है, चुपचाप ऐसा कर देंगे. तो अभी 100% कैपिटलाइज करेंगे कि 75%? तो ये एंट्रेंस फीस को टिक करके रखो ना, उसमें से 75% कैपिटलाइज करेंगे, मतलब लेस करेंगे. पहले एंट्रेंस फीस कहां पे दिखाएंगे? इनकम में दिखाएंगे. एंट्रेंस फीस अभी पहले में कहां पे दिखाएगा? इनकम में लिखेगा, उसमें से 75% माइनस करके कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा कैपिटलाइज. फिर नेक्स्ट क्या है? रेंट और सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो चलो रेंट और सैलरी को टिक करके रखो. रेंट और सैलरी ये रहा, ऐड करेंगे. सेकेंड इफेक्ट तो आ जाता है अपने को. Books are to be depreciated at 10%, including addition, electrical fitting and furniture are also to be depreciated at the same rate, मतलब 10%. Interest on securities is to be calculated at 5%, including purchase made on 1st October 2021 for 40,000. ये कौन सा है भाई? ये कौन सा बात की है लोग ने? अरे ये देखो ऊपर दिया था 40,000.
ऊपर देखो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज 40,000 दिया है पेमेंट में दिया है क्या? तो उसका डेट दिया है, तो ब्रैकेट में काम करो, उसका डेट लिख दो ना इसका। ये जो खरीदा ना वो 1 अक्टूबर को खरीदा है, ताकि जब इसका इंटरेस्ट लोगे तो 6 महीने का आना चाहिए। ये समझा क्या इतना? हो गया? तो अभी फॉर्मेट आई थिंक सो रेडीमेड दिया हुआ है। क्या क्या दिया है देखो, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, बस दो ही चीज चाहिए ना, और नोट नोट के लिए भी जगह दिया है अपने को। जस्ट 2 मिनट्स यार, चालू कर, तो जो तो था ही जगह શું છે? એક મિનિટ ઉભો રહે, પહેલા સાવ બંધ થઈ ગયું છે। चलो क्वेश्चन में भी अपने पास 2 पार्ट है, नहीं 3 पार्ट है क्वेश्चन में। कौन सा 3 पार्ट है? ओपनिंग बैलेंस शीट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये सब है ना अपने पास। और इससे अपने को बाद में पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने का है। तो पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले ना हम लोग एडजस्टमेंट्स खत्म करेंगे, जैसे नॉर्मली हर चैप्टर में हमने किया है। पहले हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे? एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट अपने को इधर से मिलेगा, तो देखो सबसे पहला एडजस्टमेंट मेरे को ये दिख रहा है, ऊपर तो खाली इंफॉर्मेशन था। सब्सक्रिप्शन में 10,000 अपने को एडवांस मिला है, ये इंफॉर्मेशन है। तो जो अभी अभी हमने बात की है, पहले मुझे बताओ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन हम लोग कहां पे लिखेंगे? मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन कहां पे लिखते हैं? तो लिखो बाय मेंबर्स सब्सक्रिप्शन, बाय मेंबर्स सब्सक्रिप्शन। ऊपर चेक करो रिसिप्ट में कितना मिला था अपने को, 2 lakhs। लेकिन इसमें एडवांस है जो नेक्स्ट ईयर का है, तो वो मैं माइनस करेगा, एडवांस माइनस करेंगे 10,000। तो अभी जो बचेगा दैट इज 1,90,000, दैट इज ऑफ करंट ईयर। अब इसका सेकेंड इफेक्ट के लिए जरा सोचने का ना, रिसीवेबल है कि पेएबल। नेक्स्ट ईयर का अगर किसी का एडवांस आया है, फ्रॉम माई साइड इट इज पेएबल, मैं पैसा वापस नहीं देगा लेकिन सर्विस देना बाकी है, तो पेएबल कहां पे आता है? लायबिलिटीज में आता है। तो लायबिलिटीज में इधर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में थोड़ा नीचे लिखने का, इधर एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन डायरेक्ट आउटर कॉलम में 10,000। चलो अभी इसके बाद 75% एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना है, तो पहले एंट्रेंस फीस मुझे कोई बताएगा कहां पे लिखेंगे हम लोग? इनकम में लिखो बाय एंट्रेंस फीस, बाय एंट्रेंस फीस कितना दिया है देखो, 30,000। कहां से मिला? रिसिप्ट से मिला। क्वेश्चन देखने का किधर से आ रहा है ये, एंड उसमें से लेस कैपिटलाइज्ड कितना? 75%। बोलो 22,500, तो आउटर कॉलम में आएगा 7,500। फिर बोलो अभी ये जो इधर से माइनस किया, तो उसको लास्टली अपने को कैपिटलाइज करना है, मतलब क्या करना है? कैपिटल फंड में ऐड करना है ना। तो इधर लायबिलिटीज के फर्स्ट लाइन पे लिखने का कैपिटल फंड। ये कहां से मिलेगा देखो, तो ओपनिंग बैलेंस शीट था अपने पास क्वेश्चन में, तो ओपनिंग कैपिटल फंड कितना है देखो ना, 7,93,000, तो वही आएगा ना इधर। तो वही मैं लिखता हूं इधर 7,93,000, और उसमें एंट्रेंस फीस ऐड करेंगे, ऐड एंट्रेंस फीस।
कितना था 22,500। टोटल अभी नहीं करना, बाद में लास्ट में करेंगे। टोटल अभी मत करना। तो इधर मैं अगर ये देखो तो ये जो येलो हाईलाइट में कर रहा हूं ये सब हो गया अपना। इसके बाद रेंट और सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो ये तो आता है अपने को, आउटस्टैंडिंग ऐड करना है। तो पहले एक्सपेंडिचर में आएंगे। एक्सपेंडिचर में पहले लिखो टू रेंट। कितना दिया है ऊपर? 88,000 इनर कॉलम। एड आउटस्टैंडिंग। एड आउटस्टैंडिंग कितना है? 4,000, so total will be 92,000। मैं कुछ पूछूं? सालों से हम लोग आउटस्टैंडिंग ऐड कर रहे हैं, क्यों? समझ के आराम से। तो क्या? तो लायबिलिटी में दिखा ना, इधर क्यों ऐड कर रहा है एक्सपेंडिचर में? इनकम एक्सपेंडिचर में जो मैंने अभी अभी उसके पहले भी एक्सप्लेनेशन दिया, करंट ईयर 12 महीने का सब खर्चा और सब इनकम सामने आना चाहिए, हाँ या ना? तो अभी सुनो, ये जो रेंट 88,000 है ये क्या है? पहले पहले वो समझो। वो पेमेंट हुआ है तुम्हारा, पेमेंट से लिया ना तुमने। तो मतलब पूरे साल में इतना पेमेंट हुआ है, लेकिन वो पेमेंट होने के बाद भी अभी भी 4,000 देना बाकी है। कौन से महीने का क्या वो नहीं बोला है, लेकिन ये साल का 4,000 देना बाकी है। तो अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, ये साल का मेरा रेंट का खर्चा कितना है टोटल? 92,000। 12 महीने का, करंट ईयर का। भले पे हुआ है या नहीं पे हुआ है, बट टोटल मेरा 92,000 का खर्चा हुआ है, जिसमें से 88,000 पे हुआ है और 4,000 पे होना बाकी है। बट खर्चा तो हुआ है। भले पे बाद में करेगा नेक्स्ट ईयर, लेकिन खर्चा तो ये साल ही हुआ। समझ में आ रहा है? तो ये साल के खर्चे में दिखाना है मुझे वो, इसलिए मैंने ये साल ऐड किया उसको। है बहुत छोटी बात है जो हम लोग एक्चुअली हर चैप्टर में किए, लेकिन तो भी एक बार जस्ट रिकैप था। और किसका आउटस्टैंडिंग था? सैलरी का ना। तो उसी के नीचे टू सैलरी कितना है देखो ऊपर, 66,000। एंड उसमें एड आउटस्टैंडिंग कितना? 3,000। सो टोटल 69,000 आएगा। एंड ये दोनों आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटीज में लिखेंगे। तो लायबिलिटीज में मैं लिखेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अंडरलाइन करके उसके नीचे रेंट और सैलरीज। रेंट का 4,000 आउटस्टैंडिंग है, सैलरीज का 3,000 आउटस्टैंडिंग है। सो टोटल 7,000 आउटस्टैंडिंग है। अभी क्या बाकी है? बुक्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% इंक्लूडिंग द एडिशन। तो पहले बुक्स का बात किया है, तो पहले इधर ऊपर देखना पड़ेगा मुझे। ये देखो इधर ओपनिंग में देखो ना, ओपनिंग में बुक्स कितना था ओपनिंग में? अभी एक मिनट, मैंने ऑलरेडी सिंगल एंट्री में भी तुमको सिखाया कि बुक्स का असेट का पूरे साल में क्या ट्रांजेक्शन हो सकता है। परचेज हो सकता है, सेल हो सकता है और डेप्री हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है उसका। अभी ये क्वेश्चन में परचेज या सेल होगा, वो मुझे कहां से मिलेगा पता है? रिसिप्ट पेमेंट से। अगर रिसिप्ट में हुआ कोई असेट, उसका मतलब पैसा कब आया होगा? जब वो असेट को बेचा होगा। अगर पेमेंट में कोई असेट दिया, तो आपने पेमेंट कब किया होगा? जब वो असेट खरीदा होगा। तो परचेज और सेल का इंफॉर्मेशन कहां पे दिया होगा? रिसिप्ट पेमेंट में दिया होगा। और डेप्री तो वैसे भी नीचे देते ही वो लोग।
तो चलो बुक्स का और क्या था देखो ना, मैंने हमने को ढूंढा था शायद बुक्स का, बुक्स परचेस क्लियरली दिया है, देखो 60,000 दिया है क्या, और उसका डेट वगैरह कुछ भी नहीं दिया, और आई थिंक सो बस और कुछ नहीं है ना, और उस पर डेपरी करने का है सीधा। तो चलो पहले असेट में लिखते हैं, असेट में आ जाओ, असेट में फर्स्ट लाइन पे लिखो बुक्स, ओपनिंग में कितना था, ओपनिंग में देखो 4 लाख, इनर कॉलम एड परचेजेस, कितना है परचेस 60,000, टोटल उसी के नीचे 4,60,000 लेस डेप्रीशिएशन। और एक मिनट, इसमें परचेस का डेट वगैरह किधर भी कुछ भी दिया नहीं है, तो क्या एजम्पशन है, पूरे साल का कर लेंगे। सो 46,000 कितना आएगा आउटर कॉलम में 4,14,000। अब डेप्री का सेकेंड इफेक्ट कहां पे देंगे, एक्सपेंडिचर में टू डेप्रीशिएशन, अंडरलाइन करो क्योंकि बहुत सारे डेप्रीशिएशन है, और उसके नीचे पहला लिखेगा बुक्स का डेप्रीशिएशन, इनर कॉलम में 46,000। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एंड फर्नीचर आर ऑल्सो डेप्रिशिएटेड एट द सेम रेट। तो चलो पहले एक काम करो, एक एक करके लेते ना। इलेक्ट्रिकल फिटिंग, ये देखो इधर 1.5 लाख है ओपनिंग बैलेंस शीट में, और किधर इलेक्ट्रिकल फिटिंग करके है क्या, देखो ना पूरे क्वेश्चन में इलेक्ट्रिकल फिटिंग का कुछ ट्रांजेक्शन परचेस सेल को दिया है, डेप्री तो करना है वो मुझे पता है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग का और कोई ट्रांजेक्शन है या नहीं है, ढूंढने का, डायरेक्ट नहीं करने का। पता चला डायरेक्ट डेप्री कर दिया, फिर पता चला अरे ये तो आ गया अभी, है क्या कुछ। तो चलो लिखो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, असेट्स में इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स कितना 1,50,000 लेस depreciation at the rate of 10%, 15,000, so 1,35,000 आएगा। और एक था उस पे, कौन था, उसी के नीचे फर्नीचर, देखो ओपनिंग में कितना है 50,000। और कुछ है क्या परचेस सेल, फर्नीचर का देखो तो रिसिप्ट पेमेंट में परचेस सेल किधर है क्या, कुछ भी नहीं है। सो डेप्रीशिएशन एट 10% इज 5,000, 45,000। और ये दोनों डेप्री का इफेक्ट देना बाकी है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एंड फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स 15,000, फर्नीचर 5,000, सो टोटल 66,000 आएगा क्या। चलो उसके बाद ये लास्ट पार्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज टू बी कैलकुलेटेड एट 5% इंक्लूडिंग परचेज मेड ऑन 1 अक्टूबर। पहले एक मिनट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का बात किया है, जरा देखो तो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ओपनिंग में कितना है 1,50,000, और भी करंट ईयर में मैंने देखा था, देखो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज परचेस किया है, पेमेंट में कहां से पता चला परचेस किया है, पेमेंट में दिया है, पेमेंट में दिया मतलब और खरीदा होगा 40,000 का, उसका डेट भी दिया है। तो एक काम करो पहले असेट्स में आ जाओ, असेट्स में लिखो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, इनर कॉलम में 1,50,000 एड एडिशन, और तुमने एडिशन किया ना इन्वेस्टमेंट का कितना 40,000, और इसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में ले लो 2,10,000।
और ये एडिशन का डेट भी लिख देना, 1 अक्टूबर बोला था वो लोग ने, सॉरी 1,90,000। मैं और कोई ख्यालों में था मतलब। तो किसी को डाउट नहीं है? ये सर तो इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट इसमें ऐड नहीं होता है, वो अलग से दिखाने का। मेरी बात सुनो, अच्छे से सुनो, एकदम दोनों कानों से सुनो। इसका इंटरेस्ट बाकी है, कुछ तो बाकी है, वो बोला है लेने के लिए, बट वो इन्वेस्टमेंट में ऐड नहीं करेगा। क्यों? उसका रीजन तुम लोग सोचो। वो इंटरेस्ट रेवेन्यू आइटम है, और उससे मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट तो उतना ही रहता है मेरा, तो मैं इन्वेस्टमेंट में कैसे ऐड करूं? वो जो भी 1,000 5,000 जो भी इंटरेस्ट रहेगा, उससे मेरा इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा? वो तो इंटरेस्ट में लेके जाएगा ना, और यूज करेगा। तो इस पे इन्वेस्टमेंट में कैसे बढ़ेगा? वो इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा मेरा उससे? ये सर लेकिन बैंक लोन में तो हम लोग ऐड करते थे। मतलब तुम लोग तो नहीं पूछोगे, मेरे को ही अपने आप से पूछना पड़ेगा। याद है फाइनल अकाउंट्स किया है, बैंक लोन में तुम ऐड करते हो, वो सही है, क्योंकि तुम्हारा लायबिलिटी बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बाकी है। तो बैंक लोन का प्रिंसिपल अमाउंट भी भरना है, इंटरेस्ट भी भरना है, टोटल अमाउंट भरना है, इतना है, वो बराबर है। बट इसका इंटरेस्ट का इसके इन्वेस्टमेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। आई डोंट नो क्लिक हो रहा है कि नहीं, कुछ समझ रहा है क्या बात? तुम जस्ट सोचो ना, इंटरेस्ट अगर समझो 5,000 बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो तुम बोले कि इसमें ऐड करूं, लेकिन वो 5,000 बाकी है, उससे मेरा इन्वेस्टमेंट 195 कैसे हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट तो 190 का ही रहेगा, वो कैसे 195 हो जाएगा? रोहित को क्लिक नहीं हो रहा है अभी, सोच रहा है, नहीं समझ रहे ना? चलो एक काम करो, पहले इसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। नीचे वर्किंग नोट दिया है ना, ये रहा, चलो। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन, क्या था? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज। लेकिन इसमें दो पे अलग अलग लेना पड़ेगा ना, ओल्ड एंड न्यू करके लू क्या? ओल्ड मतलब जो जूना वाला है, कितना परसेंट बोला है इंटरेस्ट रेट? 5%। जूना कितना था? 1.5 लाख था, और ये स्टार्टिंग से था, मतलब इसका 12 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ये 5%, नया जो अभी 40,000 का हमने किया, लेकिन वो 1 अक्टूबर को किया, तो 6 महीने का मिलना चाहिए। देखो जरा, ऊपर कितना है और इधर बराबर ना? तो बोलो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? लेकिन रुको, ये मिलना चाहिए टोटल, मिला है क्या पहले चेक करो। कहां पे मिलेगा मिला है तो? रिसिप्ट में मिलेगा। रिसिप्ट में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज करके कुछ है क्या? ये रहा ना लास्ट में, देखो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इनकम में दिखाने वाले थे आप, कितना? ये, लेकिन मिलना कितना चाहिए? 8,500 लेस रिसीव्ड गिवन इन ट्रायल बैलेंस, मत बोलना अभी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कितना? 8,000 ऑलरेडी मिल चुका है अपने को, तो बोलो ये 500 को मैं क्या बोलूं अभी? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोलू क्या? ये वर्किंग समझता है? अब मुझे बताओ, ये 500 का दो इफेक्ट क्या आना चाहिए? सोचो। बोल रहे लेकिन मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। असेट में क्यों आना चाहिए? रिसीवेबल है, मिलने वाला है, मिलना बाकी है, रिसीवेबल, रिसीवेबल असेट में आता है। और एक इफेक्ट इनकम में, इनकम में ऑलरेडी तुम 8,000 दिखाओगे ना, उसमें ऐड कर देना, क्योंकि एक्चुअली इनकम 8,500 होना चाहिए।
जिसमें से 8,000 मिल गया है, 500 बाकी है, तो तुम्हारा टोटल इनकम कितना दिखना चाहिए? 8,500। नाउ अगेन माई पॉइंट इज, मेरा पॉइंट अभी तक खत्म नहीं हुआ है, उसका डाउट था। असेट में ऑलरेडी तुम दिखाने वाला है, तो वो इन्वेस्टमेंट जो 190 था उसमें ऐड क्यों नहीं किया 500? बोलो। उससे एग्जाम्पल सोच रहा हूं मैं और एक, चलो मैं और एक एग्जाम्पल सोच रहा हूं। मैंने ना इधर का बाजू वाला एक गाला है ना, ये पूरा लिया मैंने एज ए इन्वेस्टमेंट पार्ट। 50 लाख का गाला लिया, वो मेरा असेट हो गया, इन्वेस्टमेंट एक टाइप का। बैलेंस शीट में दिखाएगा असेट इन्वेस्टमेंट। अब मैंने ना किसी को रेंट पे दे दिया, तो उधर से मुझे रेंट आएगा। 2 महीने का रेंट बाकी है किसी का देने का, तो आउटस्टैंडिंग है ना, उसी इन्वेस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग है, ऐड करूं उसमें? उसी इन्वेस्टमेंट का है लेकिन, अरे लेकिन उसी इन्वेस्टमेंट का बाकी है पैसा लेना, उससे मेरा रेंट का और इन्वेस्टमेंट का क्या फर्क पड़ता है बताओ? अगर समझो 50,000 रुपया बाकी है, तो अगर मैं उसमें ऐड कर दिया, इट मींस यू मीन टू से तुम्हारा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट तो उतना ही है। समझ में आ रहा है? तो ये 500 रुपया लेना बाकी है वो ठीक है, तुम असेट में दिखाओ, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट में क्यों ऐड कर रहे हो? उससे तुम्हारा इन्वेस्टमेंट थोड़ी बढ़ेगा, तुम्हारा असेट बढ़ेगा बट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा। तो मुझे बताओ वो सेम है कि अलग आइटम है? तो उसको मैं कैसे ऐड कर सकता हूं? उसको सेपरेट आइटम रखना पड़ेगा अपने को। समझा? चलो लिखो। कहां पे देंगे? तो ये देखो, पहले मैं इनकम में लिखेगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज। इनर कॉलम में 8,000, ये कहां से लिया मैंने? रिसिप्ट एंड पेमेंट से, वो 8,000 वाला था ना। एड एक्रूड, इनकम आउटस्टैंडिंग होता है ना, उसको एक्रूड वर्ड करके बोलते हैं। कितना बाकी है? 500। सो टोटल इनकम कितना हुआ तुम्हारा इंटरेस्ट का पूरे साल का? 8,500, जिसमें से 8,000 मिल चुका है, 500 मिलना बाकी है, बट तुम्हारा इनकम 8,500 हो गया। अब इसमें से सेकेंड इफेक्ट 8,500 का आएगा कि 8,000 का आएगा? 500 का आएगा। तो 500 असेट्स में दिखाना पड़ेगा। असेट्स में अलग से लिखने का, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज, डायरेक्ट आउटर कॉलम में 500। तो आई थिंक सो इतना होने के बाद सब एडजस्टमेंट्स तो हो गया, नीचे का सब पार्ट कवर कर दिया हमने अभी। तो चलो अभी लाइन से पोस्टिंग वाला पार्ट जाते हैं, लेकिन वो बैलेंस शीट से जाने का। बैलेंस शीट दिया था देखो सबसे पहले। चलो ओपनिंग कैपिटल फंड आई थिंक सो हो गया, ये कैंसिल है, मतलब इसका इफेक्ट नहीं देना है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, बुक्स हो गया, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज भी हो गया, और इसका इफेक्ट नहीं देना है, मतलब एक मिनट, ओपनिंग बैलेंस शीट वैसे भी हो गया, पूरा हो गया। चेक करो, कुछ भी बाकी नहीं है मेरे हिसाब से, तो बाकी नहीं है। अब नीचे आने का, रिसिप्ट पेमेंट में आने का, तो इधर ओपनिंग बैलेंस कैंसिल हो चुका है, एंट्रेंस फीस हो गया है, सब्सक्रिप्शन हो गया है, रद्दी बेचा बाकी है। कहां पे लिखो बोलो? इनकम में लिखने का, इनकम में बाय सेल ऑफ, क्या दिया था बोलो? सेल ऑफ, पता नहीं, जो भी है लिखो। कितना है? ओल्ड न्यूज़पेपर वगैरह कितना है? 1,500। फिर उसी के नीचे और कौन सा इनकम है देखो तो, बाय हायर ऑफ लेक्चर हॉल, कितना? 20,000। वाह रे वाह, ये अच्छा इनकम है। और क्या है? और एक था ना,
क्या बस? अरे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज वो तो हो गया ना। चलो इधर इलेक्ट्रिक चार्जेस हो गया क्या? तो लिखो एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर में टू इलेक्ट्रिक चार्जेस कितना? 7,000। फिर उसी के नीचे क्या है? पोस्टेज एंड स्टेशनरी। पोस्टेज एंड टेलीग्राम होगा, अभी पोस्टेज एंड स्टेशनरी आ गया। अमाउंट 5,000। फिर टेलीफोन चार्जेस बोलो 5,000। फिर देखने दो मेरे को। बुक्स परचेज हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड कैंसल है, रेंट हो गया क्या? इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज हो गया, सैलरीज भी हो गया, तो लास्ट में क्या बचा है? क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक का। बैलेंस शीट के असेट्स में लिखना है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कितना है कैश इन हैंड? 11। और कैश एट बैंक 20,000। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एक्चुअली 12th का ही क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन था ये। चलो अभी इनकम एक्सपेंडिचर में क्या मिलेगा? सरप्लस डेफिसिट आता है क्या? पहले देखो तो कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है। एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो सरप्लस है क्या डेफिसिट है? लेकिन सुनो क्या लिखने का, बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। बराबर देखो इधर क्या लिखना है, बाय एक्सेस ऑफ expenditure over income। that is deficit। चलो फाइंड करो। हाँ 16,700। डेफिसिट होगा तो कैपिटल फंड से एडजस्ट करना पड़ेगा, लेस डेफिसिट 16,700। बोलो माइनस करके। 7,08,000। चेक करो फाइनली आपका बैलेंस शीट टैली हो रहा है क्या? 8,15,800 दोनों साइड करके देखने का भाई लोग हो रहा है क्या? हो रहा है टैली। नाउ सेकेंड क्वेश्चन नहीं करेंगे आज, डोंट वरी, क्योंकि नहीं कर सकते, लेकिन मैं बुक बंद करने को नहीं बोला है, कुछ तो दिखाना है मुझे। एक टेबल बना के दे रहा हूं जो नेक्स्ट लेक्चर में काम आएगा, बट अभी से लिख के रखो। मतलब टाइम मिले तो कभी सोचना ये टेबल पे। दिया था ना, 12th में भी दिया था। आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस
लास्ट ईयर, करंट ईयर। पहले समझ तो लो, खाली बस लिखने को बोलो तो लिख देने का। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आप लोग ऐड करते हो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस करने का। करंट ईयर में एडवांस लेस करते हैं, लास्ट ईयर में एडवांस ऐड करने का। ऑपोजिट। तो अभी घर पे क्या सोचने का बताया है, ऐसा क्यों करने का? करने का वो कंफर्म ऐसे ही करने का तो ही आंसर आएगा, लेकिन सोचने का भी एक ऐसा क्यों करते। और जिसका ये सेकेंड सम से पूरा कनेक्शन है, ये सेकेंड जो दिख रहा है ना, देखो सैलरीज आउटस्टैंडिंग, तो ये रहा 2021 का भी दिया है, 2022 का भी दिया है, मतलब करंट ईयर का भी है, प्रीवियस ईयर का भी है, सब में ऐसा बहुत कुछ दिया है। तो उसके लिए टेबल बहुत काम आएगा अपने को। बट थोड़ा सोचना कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये टेबल बना के रखो और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। अभी डिस्कस करेंगे और सम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो वापस वो गैप आ जाएगा। बोलो, कुछ बोलना है? नहीं? ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे।